आज की कहानी है दोस्तों श्रवण कुमार। मेरा बेटा तो पूरा श्रवण कुमार है, नहीं तो बहू के भरोसे तो हो गई हमारी सेवा। माँ जी की ये बातें अभी भी सुधा के दिमाग में घूम रही थी। रसोई में काम करते करते सुधा का ध्यान बस इसी बात पर जा रहा था। आखिर कैसे उनके इतने दिन की सेवा को एक पल में ये नकार दिया गया। हुआ यूँ था कि सुबह सुबह मौसा जी का आना हुआ। उस समय माँ जी रजाई में बैठी गर्मा गर्म चाय का सेवन कर रही थी, तो मौसा जी ने अपने अंदाज में कह दिया, ओहो ये देखो मैडम जी सुबह सुबह आराम फरमा रही हैं। आजकल तो रजाई में बैठी गर्मा गर्म चाय मिल रही है। हाँ जीजा जी, सब अपना अपना भाग्य है, सासू माँ ने इतराते हुए कहा। हाँ कहना पड़ेगा कि बहू सेवा तो बहुत करती है तुम्हारी। मौसा जी ने कहा, जीजा जी मेरा बेटा तो श्रवण कुमार है, वरना बहुओं के भरोसे कभी सेवा हुई है क्या। उनका बस चले तो पानी के लिए भी न पूछे। वाह खुरदार, तुम तो पूरे श्रवण कुमार बन चुके हो। पास ही रजाई में बैठे रमन से मौसा जी ने कहा, अब मौसा जी माँ की सेवा नहीं करूँगा तो और क्या, इतना तो फर्ज बनता ही है ना बेटे का। क्या बात कही है बेटा, सच में तुम जैसा बेटा भगवान सबको दे, वरना हमारी किस्मत में कहाँ हमारी बहू जो हमें कभी बिस्तर में चाय ना दे। सही कहा ना जीजा जी, मेरा बेटा ही तो मेहनत करता है। अगर बेटा सही हो तो मजाल है कि बहू इधर से उधर हो जाए। ये बात मौसा जी के लिए चाय लाते हुए सुधा ने सुन ली। तब से बस यही बात उसके दिमाग में घूमे जा रही थी, किस तरह से दोनों माँ बेटे ने उसकी सेवा को एक सिरे से नकार दिया, जबकि इन श्रवण कुमार जी को तो यह भी नहीं पता होता कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। माँ को कब से किस समय दवाई चाहिए होती है, किस समय खाना चाहिए होता है, उनके कपड़े कहाँ रखे हैं, सारा काम तो सुधा करती है और सारा क्रेडिट श्रवण कुमार जी को। इतनी ठंड में किसी की हिम्मत नहीं होती रजाई से बाहर निकलने की। वहीं सुधा बेचारी सुबह 5 बजे उठकर घर के काम में लग जाती है, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल रवाना करना होता है। साथ ही साथ रमन को भी 9 बजे तक ऑफिस रवाना होना पड़ता है। पर फिर भी काफ़ी कुछ तैयारी कर लेने के बाद ही इन लोगों को 7 बजे तक जगाती है। ठंड के मौसम में तो पूजा पाठ की भी जिम्मेदारी सुधा की ही होती है, क्योंकि इतनी ठंड में सासू माँ अक्सर बीमार ही पड़ जाती हैं या फिर लेट नहाती हैं। सबको गर्मा गर्म खिलाने के चक्कर में खुद ठंडा खाना खाती है। घर का सारा काम भी खुद अपने हाथों से करती है, क्योंकि इतनी में बेहतर स्थिति नहीं है कि नौकर रख सके, और उसके बावजूद उसकी सारी मेहनत को ही नकार दिया गया। शाम तक होते होते सुधा ने बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। उसने अब इस बारे में बात करने की ही सोची। शाम को जब रमन घर वापस आया तो सुधा ने सबको चाय नाश्ता सर्व किया और किचन में आ गई। और दिन में तो सुधा खुद उन लोगों के साथ बैठकर चाय पी रही होती थी, लेकिन आज वो किचन में ही थी। उसके पीछे पीछे रमन भी किचन में आ गया। अरे तुम चाय नहीं पी रही हो क्या। नहीं, मैं खाना बना रही हूँ, बस रोटियाँ सेकनी बाकी हैं। रोटियाँ तो तुम बाद में भी सेकती हो ना, अभी से क्यों सेक रही हो, ये तो ठंडी हो जाएगी। फिर माँ ठंडी रोटियाँ कैसे खा पाएंगी। अच्छा वो मैं बता दूँ कि ये रोटियाँ मैं मेरे और अपने दोनों बच्चों के लिए सेक रही हूँ, अपनी माँ के लिए तो रोटियाँ श्रवण कुमार सेकेगा है ना। ओहो तो ये बात है, मैडम को बुरा लगा कि उसके पति की तारीफ हुई। नहीं, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि तुम्हारी तारीफ हुई है, मुझे बुरा इस बात का लगा है कि मेरी सेवा को भी एक सिरे से नकार दिया गया है। तो इसमें गलत क्या है, मैं मेहनत करता हूँ, तुम्हें हर समय पर चीज़ मुहैया करता हूँ, तो मैं ही तो करता हूँ सब कुछ। समझो कैसी बात कर रहे हैं आप। सिर्फ कमाने और पैसे से सेवा नहीं होती है। तो आपके मौसा जी को सबसे ज़्यादा खुश होना चाहिए था। आखिर उनके बेटे बहू तो काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं। अच्छा तो तुम्हें परेशानी है कि मैं अपनी माँ का श्रवण कुमार हूँ। नहीं,
मुझे कोई परेशानी नहीं आपसे। आपको श्रवण कुमार बनना है, बिल्कुल बनिए, पर अपने दम पर, बीवी के दम पर नहीं। बीवी के दम पर श्रवण कुमार बने बैठे हो और इस चीज़ का गुरूर तक पाल रखा है। यहाँ तक कि इस गुरूर में तुम लोग दूसरों के सामने मेरी बुराई भी कर देते हो। इतने में बाहर से माँ जी की आवाज़ आई, सुधा जरा मेरी दवाई तो आकर देना। जाइए, माँ जी बुला रही हैं, जाकर उन्हें दवाइयाँ दीजिए। सुधा ने रमन की तरफ देखकर कहा, हाँ दे सकता हूँ मैं। बोलते हुए रमन पैर पटकते हुए बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद माँ जी की आवाज़ आई, अरे तू ये पूरी दवाइयों का डिब्बा क्यों उठा कर ले आया? अरे आपको दवाई देनी है ना, तो सुधा क्या कर रही है? आज मैं आपको दवाई दूंगा। ठीक है, ला निकाल कर दे। पर तुझे पता तो है ना, हमेशा माँ जी को हॉस्पिटल से ले जाने का काम सुधा का, दवाइयाँ लाने का काम सुधा का। तो भला रमन को कैसे समझ में आता कि कौन सी दवाइयाँ देनी हैं? काफ़ी देर तक जब दवाइयाँ निकाल नहीं पाया तो माँ ने कहा, अरे तू क्यों खुद ही अपने दिमाग से लड़े जा रहा है? सुधा को बुला लेना। पर रमन चुप रहा। जब दोबारा माँ ने झल्लाते हुए कहा, तब रमन ने सुधा को आवाज़ लगाई, सुधा माँ को दवाइयाँ दे दो। क्यों श्रवण कुमार जी, मुझे तो लगा था कि आप माँ की सेवा कर लोगे। भला बहुएं तो सास को पानी के लिए तक नहीं पूछती। सुधा ने बाहर आते हुए बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से कहा। माँ रमन दोनों एक दूसरे को देखने लगे। सुधा ने माँ जी को उनकी दवाई दी और अपने काम में लग गई। रमन सुधा के पास किचन में आया और कहा, सुधा माफ़ कर दो मुझे, तो मैं ये भी नहीं जानता कि मेरी माँ को किस समय किस दवाई की ज़रूरत होती है और खुद को श्रवण कुमार कहलाना पसंद करता हूँ। पर फिर भी तुमने माँ से कोई शिकायत नहीं की। कोई और होती तो अब तक लड़ झगड़ चुकी होती। कोई बात नहीं, बस इतना चाहती हूँ कि मैं जो काम करती हूँ उसका भी सम्मान हो और कुछ नहीं। भले ही बेटे श्रवण कुमार बने बहू को भी सम्मान दो। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और देखते रहिए खुशबू मोटिवेशनल स्टोरी। धन्यवाद दोस्तों।